गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में एक और टॉपिक लेके आए हैं, सोशलाइजेशन का। इस वीडियो में हम समझेंगे सोशलाइजेशन क्या होती है, कितनी टाइप की सोशलाइजेशन होती है, आपकी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि एरिक एरिक्सन ने कौन सी स्टेजेस ऑफ लाइफ बताई थी सोशलाइजेशन के आधार पर, कैसे 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ को डिवाइड किया गया था। उसके बाद हम एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे और बीच बीच में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं सब कवर करते हुए चलेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब हम समझेंगे सोशलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं कि सोशलाइजेशन क्या होती है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें सोशलाइजेशन की, तो ये एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है जिसमें जो चाइल्ड होता है वो सोसाइटी के कल्चर वैल्यूज या फिर कुछ बेसिक स्किल्स को समझता है ताकि वो सोसाइटी में अपनी एक जगह बना सके, अपनी एक आइडेंटिटी बना सके और सबके साथ घुल मिल के रह सके। तो हम कह सकते हैं कि सोशलिज्म एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है जिसमें हमारा जो चाइल्ड है वो सोसाइटी के कल्चर को समझता है, वैल्यूज समझता है या फिर कुछ बेसिक स्किल्स जानता है। ठीक है ना, वो हमारी सोसाइटी के कल्चर को समझ सकता है, वैल्यूज को समझ सकता है, उसमें जो किस तरीके से उसको बिहेव करना चाहिए या फिर कौन से बेसिक स्किल्स होते हैं। स्किल्स में आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे कि आप ये समझिए कि अगर हमारी सोसाइटी में एक नॉर्म है कि भैया सबको जो है बाइक चलानी आनी ही चाहिए। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको बाइक या स्कूटी आनी चाहिए, वरना आप जा ही नहीं सकते। हर बार आप मेट्रो का इस्तेमाल थोड़ी कर सकते हो। तो ये एक स्किल है, या फिर मेट्रो का यूज़ करना भी एक स्किल है अपने आप में कि कैसे मेट्रो में जो चढ़ा जाता है, टिकट कैसे लेते हैं, कैसे कार्ड का यूज़ करते हैं। ये भी एक स्किल है जो आपको सोशलाइजेशन के प्रोसेस से आता है। ठीक है ना? आप बाकियों को देख के या फिर खुद एफर्ट डाल के इस स्किल को गेन किया है आपने, क्योंकि इस सोसाइटी में आपको फिट करता है। इस स्किल को सीखना आपके लिए ज़रूरी था क्योंकि इसके कारण आप सोसाइटी में बाकी लोगों के बराबर अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अगर आपको ये बेसिक स्किल्स नहीं आता ड्राइविंग का या फिर जो है कैसे बुकिंग करनी है, आपको जो है डॉक्टर की बुकिंग करनी है, तो उसका भी वो भी एक स्किल है, अपॉइंटमेंट लेना डॉक्टर की, या फिर जो भी बेसिक स्किल्स होते हैं, ये सब आपको जो जानना चाहिए, आपको जानना ज़रूरी होता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान। और अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा या कोई चाइल्ड इन स्किल्स को नहीं जानता, इन कल्चरल नॉर्म्स को, कल्चरल वैल्यूज़ को, बिहेवियर को नहीं समझता है, उसका जो सोशल डेवलपमेंट हुआ है वो बाकी आस-पास के लोगों के हिसाब से नहीं हुआ है, उनसे थोड़ा अलग हुआ है उसका सोशल डेवलपमेंट, तो हो सकता है सोसाइटी उसको अनसोशल मानने लग जाए या फिर या फिर उसको मेंटली इल मानने लग जाए। बेसिकली अनफिट टू सोसाइटी मानेगी या फिर डेवियस मान सकती है। डेवियस मतलब कि जो अपनी जो है सही राह से भटक जाते हैं जो लोग, उन्हें डेवियस बोला जाता है। जो एक राह से भटक जाते हैं, जो राइटियस पाथ होता है, अपने पाथ से भटकने वाले लोगों को डेवियस बोला जाता है। तो जैसे कि हमारे कल्चर है कि जो एल्डर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारी ये सोशल वैल्यूज होती हैं कि कोई आता है, हमारे घर में मेहमान आता है तो उसका अतिथि का सत्कार किया जाता है, उसको जो है अच्छे से उसको रखा जाता है, उसकी सभी बातें मानी जाती हैं। कोई आपको एल्डर मिलता है किसी फंक्शन में, तो आपको उसके पैर छूने हैं। पर अगर आप इन वैल्यूज़ को, इन नॉर्म्स को, इन कल्चर को नहीं मानोगे, तो आपको बोला जाएगा कि आप अनसोशल हो या फिर डेवियस हो, आप जो है भटक गए हो अपनी राह से। ठीक है ना? ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रखा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो चाइल्ड होता है, अगर उसका सोशल डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, बाकी लोगों के मुकाबले अलग तरीके से होता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? ठीक है? अब हम बात करते हैं कि सोशलाइज़ेशन कितनी तरीके के होते हैं। ये 2 तरीके का हो सकता है प्रोसेस, हमारा प्राइमरी सोशलाइज़ेशन हो सकती है और सेकेंडरी सोशलाइज़ेशन हो सकती है। जो प्राइमरी सोशलाइज़ेशन होती है, उसमें हमारे पेरेंट्स से इन्वॉल्व होते हैं।
जो पेरेंट्स हमें सीख देते हैं, पेरेंट्स हमें कोई चीज़ बता रहे हैं, वो सब के सब जो है प्राइमरी सोशलाइज़ेशन में आती है। बेसिकली ये अर्ली चाइल्डहुड के लिए होती है या फिर आप इन्फैंसी और अर्ली चाइल्डहुड के लिए हमारी प्राइमरी सोशलाइज़ेशन काम आती है। और इस प्रोसेस में जो हमारे सोशलाइजिंग एजेंट वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि जो इन्फैंट होता है और अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा होता है, वो बाहर नहीं निकलता है, घर से बाहर नहीं निकलता है, उसमें ज़्यादा लोगों से घुलता-मिलता नहीं है। कभी-कभार कोई रिश्तेदार आ गया तो उनसे थोड़ी बातचीत कर लेगा या फिर कभी-कभार कोई पेरेंट्स घुमाने ले गए। फिर भी जो है अगर वो बातचीत भी करता है स्ट्रेंजर से, तो इतना ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जो चाइल्ड होता है हमारा वो इन्फ्लुएंस होता है अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स उसको क्या सीख देते हैं, क्या पेरेंट्स उसको एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं, पेरेंट्स उसको ईटिंग हैबिट्स सिखाते हैं, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे ड्रेस अप होना चाहिए, ये सभी एटिकेट्स वो अपने पेरेंट्स से सीखता है। कैसे अपने एंगर पे कंट्रोल पाना चाहिए, वो अपने पेरेंट्स को देखता है और उनसे सीखता है। ठीक है? अच्छा एक और बात है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो चाइल्ड होता है वो किस चीज़ से उसको सिखाने के लिए क्या चीज़ सबसे उचित होता है? क्या उसको अच्छी कहानियाँ सुनाएँ? क्या उसको उसको जो है कुछ स्टोरीज़ सुनाई जाएँ या किसी लीडर्स के बारे में सुनाया जाए, जितने भी हमारे महान पुरुष होते हैं, उनके बारे में सुनाया जाए या फिर उसको अच्छे से बिहेव करके दिखाया जाए। तो जो चाइल्ड होता है वो देख कर सीखता है। वो जो है उसको कोई अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाने से वो नहीं सीखता। अगर उसको वैल्यू सिखानी है, तो आपको खुद को अच्छे से बिहेव करना होगा। अपने आस-पास की सराउंडिंग से अच्छे से बिहेव करना होगा। जैसे पेरेंट्स हैं, तो उनको अपने घर में मौजूद मेड से अच्छे से बात करनी होगी, अपने ड्राइवर से अच्छे से बात करनी होगी, ताकि जब चाइल्ड उनको देखे, तो वो अच्छी वैल्यू सीखे। जब चाइल्ड अपने पेरेंट्स को जो है वेल रिस्पेक्टेड मैनर से बात करते हुए देखे, तो चाइल्ड भी जो है वेल रिस्पेक्टेड मैनर से बात करना सीखेगा। ठीक है ना? तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रखा है, आपको ये याद रखना है कि जो चाइल्ड सीखता है, वो आपके बिहेवियर से सीखता है। आपकी बताई हुई कहानियों से नहीं सीखता है, आपके बिहेवियर से सीखता है। और प्राइमरी सोशलाइज़ेशन की स्टेज में जो चाइल्ड होता है, वो हमारे पेरेंट्स से सीखता है, पेरेंट्स होते हैं उसके सोशलाइज़ेशन एजेंट। पर जब चाइल्ड हमारा जो स्कूल में एनरोल हो जाता है कि स्कूल में चला गया, पहली बार नया-नया स्कूल में जाता है, टीचर्स से मिलता है, अपने पीयर ग्रुप से मिलता है, तो उसका जो सोशलाइज़ेशन का ग्रुप था, उसका सोशलाइज़ेशन का सर्कल था, वो एक्सपैंड हो जाता है। अब वो सिर्फ़ अपने पेरेंट्स से बातचीत नहीं कर रहा है, वो पूरी सोसाइटी से बातचीत कर रहा है। नए-नए लोगों से नई-नई चीज़ें सीख रहा है। नए-नए लोगों को अलग-अलग तरीके के बिहेवियर करते हुए सीख रहा है। नए स्किल्स सीखता है। तो सेकेंडरी स्टेज में हो गया जितने भी हमारे सेकेंडरी एजेंट होते हैं, जैसे कि स्कूल में हमारे टीचर या फिर हमारे पीयर पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स या फिर कोई भी और आदमी जिससे वो इंटरैक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर वो शॉपिंग के लिए जा रहा है चाइल्ड हमारा, कोई टॉफ़ी लेने ही जा रहा है, चॉकलेट लेने जा रहा है, तो दुकानदार से वो सीखेगा कुछ, मतलब सब कुछ या फिर अपने पड़ोसियों से बात करता है, तो नेबरहुड के जो चाइल्ड होंगे उनसे सीखेगा। तो उसका सर्कल बड़ा हो जाता है सेकेंडरी हमारे स्टेज में, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सोशलाइज़ेशन। तो अगर आपसे बोला जाए एग्ज़ाम में पूछा जाए 4-5 तो आपको ऑप्शन दिए जाएँगे, फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन-सा सेकेंडरी है। तो पेरेंट्स के अलावा जितने भी हमारे एजेंट होते हैं, वो सब के सब सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। अब हम लाइफ स्टेजेस पढ़ेंगे। जो हमारे पेडागोजिस्ट थे एरिक एरिक्सन ने लाइफ स्टेजेस को 8 पार्ट में डिवाइड किया था सोशलाइजेशन के आधार पे, कि जो हमारी लाइफ साइकिल होती है ह्यूमंस की, उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस आधार पे कि किस तरीके से वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में कदम रखते हैं। तो उनमें से जो 5 स्टेजेस थी वो 18 से माइनस थी, यानी कि एडोलसेंस के आखिर में हमारी जो है 18 खत्म हो जाती है। ठीक है ना? और उसके बाद फिर हमारी एडल्ट स्टेज होती है, जिसमें हमारी यंग एडल्ट होता है, मिडल एडल्ट होता है और फिर एजिंग एडल्ट होता है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आते हैं वो एडल्टहुड से नहीं आते हैं, आपके सिर्फ़ एडोलसेंस तक आते हैं। वैसे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से भी कम ही आते हैं, स्टेजेस से ही कम आते हैं, पर जितने भी आते हैं सिर्फ़ 5 स्टेजेस से आते हैं स्टार्टिंग के। तो एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि एरिक एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस दी थी? नंबर ऑफ स्टेजेस 8 दी थी, जिनमें से पहली 5 आपकी जो है 18 से पहले खत्म हो जाती हैं और उसके बाद 18 से प्लस जाती हैं, यानी कि आपका एडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है।
तो अगर हम इन्फेंसी की बात करें पहली स्टेज की, तो ये स्टार्ट होती है हमारी बर्थ के बाद स्टार्ट होती है और 18 मंथ तक चलती है, ठीक है? और हर स्टेज में जो है हमारी एक चैलेंज होता है बच्चे के जीवन में कि जैसे कि अगर इन्फेंसी है तो उसके जीवन में चैलेंज होगा कि अपने आप को वेल नरिश्ड रखना, एक चैलेंज होगा कि मैं रो-रो के जो है अपने पेरेंट्स की अटेंशन पा सकूँ, जो है मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छे से खाना प्रोवाइड करें, अच्छे से मुझे जो है सैनिटाइज़ रखें, मुझे जो है अच्छे से घुमाने ले जाएँ, ये सभी नीड्स को जो है भरपूर तरीके से पूरी कर सकें। फिर अर्ली चाइल्डहुड आता है, अर्ली चाइल्डहुड में वो अपनी बॉडी की केयर में लग जाता है। उसके ऊपर चैलेंज होता है कि मैं अब जो है नई-नई जो अपनी बॉडी की खुद केयर करना सीख पाऊँगा कि नहीं सीख पाऊँगा। प्री स्कूल आते हैं, पहली बार स्कूल में एडमिशन लेता है, तो जो है सुबह जल्दी उठना उसके लिए चैलेंज होता है। फिर स्कूल एज आती है, नई-नई स्किल्स सीखना उसके लिए चैलेंज होता है। तो हम समझेंगे कि इनके हर स्टेज में कौन से चैलेंजेस आते हैं और इन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स आते हैं उनके जीवन में, ठीक है? और अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो उनमें कौन-सा नया स्किल आता है, अगर वो फेल हो जाते हैं, तो उनमें कौन-सी जो है खामी आ जाती है। अगर हम इन्फेंसी की बात करें, तो इन्फेंसी में जो इसके बच्चे में चैलेंज होता है, वो केयर का चैलेंज होता है, ट्रस्ट का चैलेंज होता है, कि वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का चैलेंज होता है। अर्थात अगर कि जो चाइल्ड होता है उसके अंदर एक दुविधा होती है कि मैं किस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, किस पे जो है ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर उसकी इस एज में पेरेंटल केयर अच्छे से मिले इन्फेंट को 0 से 18 मंथ के जो एज होती है उसमें अगर पेरेंटल केयर अच्छे से मिलती है तो बच्चा अपने जो पेरेंट्स से ज़्यादा अटैच हो जाता है, वो उन पे भरोसा करने लगता है और उसमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। पर दूसरी तरफ अगर पेरेंटल केयर अच्छे से नहीं मिल पाती है, अच्छे से बच्चे का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो उसमें एक मिसट्रस्ट आ जाता है, मिसट्रस्ट फॉर सोसाइटी आ जाता है। बच्चा जो है आगे जाके जब आगे की एजेस में सब पे जो है मिसट्रस्ट करने लग जाता है, किसी पे भी भरोसा नहीं करता है, इन जनरल सोसाइटी पे उसका मिसट्रस्ट हो जाता है। तो इसलिए इसमें चैलेंज बोलते हैं हम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर हमारी अर्ली चाइल्डहुड आती है, जो कि 18 महीने से 3 साल तक चलती है। ठीक है? जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड होती है ये 18 महीने से 3 साल तक चलती है और इसमें जो हमारे चैलेंज होता है बच्चे के जीवन में वो होता है ऑटोनॉमी वर्सेस फेम। अर्थात अब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो है अपनी बॉडी की केयर खुद करना सीख जाता है। यानी कि अब वो खुद अपने कदमों अपने पैरों पे चलना सीखता है, जो है चलना नहीं तो रेंगना सीखता है और वो जो है खुद अपने हाथों से खाना खाना सीखता है, खुद नहाना सीखता है, खुद जो है टॉयलेट जाना सीखता है, सब कुछ अपनी बॉडी की खुद केयर करना सीखता है। और अगर इस एज में वो अपनी इस एज को अच्छे से पार कर लेता है, तो वो ऑटोनॉमस बन जाता है। ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस का मतलब जब हम अब कुछ चीज़ें खुद करने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हमने ऑटोनॉमी पा लिया है। जब हम अपने ऊपर खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है ना? पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट तो हो नहीं सकता बच्चा, अपनी बॉडी केयर के लिए ऑटोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे। सिर्फ बॉडी के लिए ऑटोनॉमी की बात हो रही है। पर अगर जो है अर्ली स्टेज में बच्चे को क्रिटिसाइज़ किया जाए, बार-बार उसको बताया जाए कि जो है ये उसको ज़्यादा फ़ोर्स किया जाए कि अब तक तू चल क्यों नहीं रहा? ढंग से चल के दिखा या फिर जो है वो कुछ गलती कर देता है और फिर लोग उसका मज़ाक उड़ाने लग जाते हैं, तो उसमें एक शेम की भावना आ जाती है। ठीक है ना? इस शेम के कारण उसका कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकता है बच्चा और जो है इतनी ऑटोनॉमी में उसको दिक्कत आ सकती है। थोड़ी लेट जाके वो अपनी बॉडी की केयर खुद करना सीखेगा। ठीक है? तो इस स्टेज में उसके पास चैलेंज होता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम का और इसकी एक्टिविटी होती है बॉडी केयर की, अपनी खुद की बॉडी की केयर। फिर आता है हमारा प्रीनेटल, प्रीनेटल 3 साल से 6 साल की एज में होता है, ठीक है ना? प्री स्कूल सॉरी, प्री स्कूल रहता है, प्रीनेटल तो हमारा जो है इन्फेंसी से पहले को कहते हैं, जब जो बच्चा जो है अपनी गर्भ अवस्था में होता है उसको कहते हैं। यहाँ पे फिर हमारी थर्ड स्टेज आती है प्री स्कूल, जो कि 3 साल से 6 साल की उम्र को कहते हैं। इसमें पहली बार बच्चा स्कूल जाना सीखता है। 3 साल में जैसे आपको पता ही है दिल्ली में 3 साल में जो है बच्चे को एनरोल किया जा सकता है। 3 साल से छोटे बच्चे को स्कूल में एनरोल नहीं किया जा सकता है। फिर जो है बच्चा जो है
प्री नर्सरी में जाता है, नर्सरी में जाता है, प्रेप में जाता है, फर्स्ट क्लास में जाता है, उसके बाद ढंग से कुछ पढ़ाई उसकी स्टार्ट होती है। फर्स्ट क्लास तक तो क्या ही बच्चे को पढ़ाएँगे, थोड़ा बहुत एबीसीडी पढ़ा देते हैं, थोड़ा बहुत खेलना सिखा देते हैं, वैल्यूज़ सिखा देते हैं या फिर छोटी-मोटी जो है थोड़ी ड्राइंग सिखा देते हैं। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ाई होती नहीं है। तो प्री स्कूल एज में जो है बच्चे पे जो इतना प्रेशर नहीं होता है पढ़ाई का। इसके ऊप और इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है, ओबीडियंस सीखना होता है कि जो ये अपने कैसे टीचर्स की बात माने जाए, कैसे सुबह जल्दी उठा जाए, थोड़ा डिसिप्लिन जीवन में कैसे डिसिप्लिन लाए। अब तक तो वो सब कुछ पेरेंट्स पे ही था, पर अब पहली बार वो सोसाइटी में बाहर निकला है, अपने घर से बाहर निकला है, नए लोगों से मिला है या फिर अपने जो टीचर की बात सुनने लगा है, अपने पेरेंट्स के अलावा पहली बार किसी और एडल्ट के ऊपर वो डिपेंडेंट हो गया है। जब बच्चा स्कूल में जाता है पहली बार, तो पूरी तरीके से वो अपने टीचर पे डिपेंडेंट होता है। उसको जो भी दिक्कत आती है वो अपने टीचर के साथ शेयर करता है। जो टीचर का पूरी तरीके से अपने स्टूडेंट पे कंट्रोल होता है 3 से 6 साल की उम्र में। तो इसमें जो इसकी एक्टिविटी होती है वो ओबीडियंस की होती है, यानी कि उसको जो है ओबीडियंस और डिसिप्लिन के बारे में समझना होता है इस एज में, ठीक है ना? और इसमें अगर इसका जो चैलेंज होता है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का होता है। यानी कि बच्चे जो इनिशिएटिव ले पाता है कि नहीं, उसको जो काम है, वो जो है इनिशिएटिव लेके काम कर पाएगा। मतलब जब नया जीवन आया, नया स्कूल आया तो उसे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कुछ सुबह-सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जो है नए-नए दोस्तों से बात करने का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, नए दोस्त बनाने का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा या फिर उसमें गिल्ट आ जाएगी कि भई मैं जो है नए दोस्त नहीं बना पाया यहाँ पे, नए एनवायरनमेंट में जो मैं एडजस्ट नहीं कर पाया, मैं जो है बार-बार रोता जा रहा हूँ। तो इस ये जो गिल्ट होती है ये जीवन भर रहती है। जीवन भर वो जो सोसाइटी के साथ इतनी अच्छे से जो है घुल-मिल नहीं पाता है। सोसाइटी में इतने उसके सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं अगर वो इस स्टेज को फ़ेल कर जाता है। और इस उसके बाद उसमें डिसिप्लिन की भी कमी हो जाती है। अगर वो स्टेज में फ़ेल होता है तो हमारे स्टूडेंट में डिसिप्लिन की कमी हो जाती है। दूसरी तरफ अगर जो चाइल्ड होता है वो स्टेज को अच्छे से पार कर लेता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है। वो जो सोसाइटी में उसके सोशल स्किल्स सुधरते हैं और उसमें डिसिप्लिन की एक भावना आ जाती है। दूसरा उसमें एक पर्पस जाग जाता है बच्चे में, प्री स्कूल की एज को पार करने के बाद एक सेंस ऑफ पर्पस जाग जाता है। वो सोचता है अब मेरे जीवन में एक पर्पस आ गया है। मतलब भले ही मान लो एग्ज़ाम कोई स्टडी करना ही एक अपने आप में पर्पस होता है कि मैं नए-नए स्किल्स सीखने हैं, मुझे पढ़ना-लिखना सीखना है, मुझे नई पोएम्स को याद करना सीखना है या फिर मुझे एग्ज़ाम के लिए कोई बच्चा पढ़ता है तो मुझे एग्ज़ाम में जो टॉप करना है, ये भी एक पर्पस होता है अपने आप में ही। तो प्री स्कूल एज में जो है बच्चे में अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो एक पर्पस जाग जाता है। उसके बाद फिर हमारी स्कूल एज आती है। स्कूल एज यानी कि प्रॉपर स्कूल एज हो गई ये, ठीक है ना? इसको लेटर चाइल्डहुड भी बोला जाता है या फिर स्कूल एज बोल दिया जाता है। ये 6 साल से हमारे 11 साल की एज होती है, ठीक है ना? इसको स्कूल एज बोला जाएगा या फिर लेटर चाइल्डहुड बोला जाएगा। हमने जो आपको पिछली पहली वीडियो में आपको समझाया था कि लेटर चाइल्डहुड जो है 6 साल से 12 साल होता है, पर इस वक़्त हम जो है एरिक्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। एरिक्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो एरिक्सन ने जो एज बताई है, वो 6 से 11 साल बताई है। जैसे अलग-अलग पेडागोजिस्ट होते हैं, वो अलग-अलग एज बताई है। उन्होंने अलग-अलग जो है डिवाइड करा है, अलग-अलग एज स्टेजेस को अलग-अलग एजेस के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जो हमारे एरिक्सन ने उन्होंने सोशलाइज़ेशन के हिसाब से डिवाइड किया था, किसी ने जो है हमारे बायोलॉजी के हिसाब से डिवाइड किया है, तो किसी ने इंटेलिजेंस के हिसाब से डिवाइड किया है। सबने अपने जो है क्राइटेरिया लेके डिवाइड किया गया है। पर अभी हम एरिक्सन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने स्कूल एज या फिर लेटर चाइल्डहुड को 6 से 11 एज को बोला गया है। 6 ईयर से 11 ईयर की जो एज होती है, उसको बोला गया है स्कूल एज या फिर हमारी जो है लेटर चाइल्डहुड एज। तो इसमें जो चैलेंज होता है, वो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी का होता है। ठीक है? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी का चैलेंज होता है और मतलब कि बच्चा जो है अब नए-नए सही मायने में टीचिंग हो गई है, स्टार्ट हो गई है उसकी। बच्चा नए-नए स्किल्स सीखना स्टार्ट कर दिया है। अब तक तो प्री स्कूल में तो भई ये क्या पढ़ाई होती है, आपको पता ही है, एबीसीडी पढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत ड्राइंग पढ़ा देंगे। पर स्कूल एज जब स्टार्ट होती है हमारी 6 से 11 साल की, जब ढंग से थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू हो जाती है।
बच्चे को पैराग्राफ रीडिंग सिखाते हैं, उसको पोएम्स रिसाइट करना सिखाते हैं, उसको जो है अपने आसपास के कुछ जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ा सिखाते हैं, या फिर जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो भी हमारी या फिर कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट, सब कुछ सिखाया जाता है 6 से 11 साल की एज में। उसको नए-नए स्किल्स सिखाए जाते हैं। यानी कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब ये नहीं कि वो अपनी इंडस्ट्री खोलने लग जाता है, मतलब कुछ नई-नई चीज़ें सीखना, बार-बार थोड़े एनर्जेटिक होना, नई-नई चीज़ें सीखना, उसको इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। या फिर उसमें इन्फीरियॉरिटी की कॉम्प्लेक्स आ सकता है। अगर वो स्टेज को ढंग से पार नहीं कर पाता है, स्टेज में फेल हो जाता है स्कूल एज में या फिर लेटर चाइल्डहुड एज में, तो उसमें इन्फीरियॉरिटी का कॉम्प्लेक्स आ जाता है। यानी कि वो देखता है कि मेरे आसपास के जो पीयर ग्रुप है, वो तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, वो तो अच्छे से रीडिंग कर पाते हैं, मैं ढंग से अभी तो सेंटेंस ही नहीं पढ़ पाता, और ये इतनी आसानी से जो पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, तो वो अपने आप को इन्फीरियर समझने लग जाता है। वो सोचता है कि मैं थोड़ा इन्फीरियर हूँ उनके मुकाबले। या फिर स्पोर्ट्स में देखता है वो कि जितने भी मेरे आसपास के पीयर ग्रुप हैं, वो इतने अच्छे से स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वो जो है फुटबॉल खेल सकते हैं, वो जो है बास्केटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं तो ढंग से बॉल ही नहीं पकड़ पा रहा हूँ। मैं थोड़ा दूर भागता हूँ और थक जाता हूँ, साँस फूल जाती है। तो उसमें इन्फीरियॉरिटी का कॉम्प्लेक्स आ सकता है अगर वो स्टेज में नाकामयाब या फिर फेल हो जाता है। वो बात अलग है, बाद में आगे जाके वो इस चीज़ को कवर अप कर सकता है, पर फिर हर स्टेज की अपनी खुद की कुछ ना कुछ काम होते हैं, उसमें वो लगा रहता है। उसके बाद हमारी एडोलसेंस आती है। एडोलसेंस हमारी 11 से लेके 18 को कहते हैं, ठीक है? जो एडोलसेंस एज होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सोशलाइज़ेशन के लिए मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज को एडोलसेंस बोला गया है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज फॉर सोशलाइज़ेशन इज़ एडोलसेंस, क्योंकि इसी एज में जो बच्चा होता है, उसमें थोड़ी सेक्सुअल नॉलेज आ जाती है कि वो समझने लग जाता है कि मेल क्या होते हैं, फीमेल क्या होते हैं, कैसे मेल्स के साथ बिहेव करना है, कैसे फीमेल्स के साथ बिहेव करना है, दोनों में क्या-क्या अंतर होता है। उसमें जो है सेक्सुअल नॉलेज आने लग जाती है एडोलसेंस में, और उसके बॉडी में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एडोलसेंस एज के आसपास ही जो है बच्चे में प्यूबर्टी आती है, उसके अंदर फिजिकल और बायोलॉजिकल हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं। तो एडोलसेंस और जो है बहुत सारा इंटरेक्शन उसका बिल्कुल अलग ही तरीके का हो जाता है। इससे पहले एडोलसेंस से पहले वो अलग तरीके से इंटरेक्ट करता था, उसके लिए जो फीमेल स्टूडेंट हो गया या फिर मेल फ्रेंड हो गया, सबको एक ही थी। पर अब एडोलसेंस एज में दोनों में वो डिफरेंट करने लग जाता है, ठीक है? तो ये 11 से 18 साल की हमारी होती है, और इसमें वो इंडिविजुअलिटी को समझना होता है उसका। इस स्टेज में जो उसके पास चैलेंज होता है वो इंडिविजुअलिटी का होता है। यानी कि वो अपने जो अस्तित्व ढूँढने लगता है। मैं हूँ कौन? मेरा क्या अस्तित्व है? मेरा क्या पर्पस है? मेरी क्या आइडेंटिटी है? मेरी क्या इंडिविजुअलिटी है? इस सबको समझने में लग जाता है हमारे एडोलसेंस में का जो एज का बच्चा होता है। और इसके अंदर जो है काम क्या होते हैं, इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। पीयर प्रेशर सबसे हाई हमारा एडोलसेंस में होता है, यानी कि जो बच्चा होता है इसको थोड़ा टिकड़ा जा रहा है। यानी कि जो बच्चा होता है वो जो है अपने पीयर्स, अपने जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं, अपने एज के जो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगता है। वो देखता है वो कैसे हेयर स्टाइल बना के आए हैं, कैसे वो ड्रेसअप कर रहे हैं, कैसे वो बात कर रहे हैं, कौन से वो जो है सिंगर को फॉलो कर रहे हैं, कौन से वो जो है एक्टर को फॉलो कर रहे हैं, कौन से मॉडल को वो फॉलो कर रहे हैं। उसी हिसाब से वो भी सोचता है, हाँ ये वाला मॉडल कूल है, ये वाला मॉडल अच्छा दिखता है, मैं भी इसकी तरह बनूंगा। या फिर ये जो हमारे पीयर ग्रुप है वो जो किस प्रोफेशन को आगे सोच रहे हैं कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, या फिर मैं बड़ा होके मॉडल बनूंगा, मैं बड़ा होके अपनी बॉडी बनाऊंगा। तो उस हिसाब से वो उनका जो है मेंटालिटी ढल जाती है, उस हिसाब से उनकी इंडिविजुअलिटी और पर्सनैलिटी ढलती है, ठीक है? तो अगर एडोलसेंस में कोई बच्चा जो है वो एडोलसेंस एज स्टेज को अच्छे से पार कर लेता है, तो वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाता है अपनी, जो फिक्स डिफाइन कर देता है मुझे किस पाथ पे जाना है फ्यूचर में। पर अगर वो उसको फेल कर जाता है, तो वो कंफ्यूजन आ जाती है बच्चे के मन में। इसलिए एडोलसेंस की स्टेज में अगर बच्चा जो है फेल कर जाता है, उसको अच्छे से केयर नहीं मिलती, अच्छे से जो है उसके चैलेंज को, अपनी इंडिविजुअलिटी के चैलेंज को अच्छे से पार नहीं कर पाता है, तो उसमें रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। वो समझ नहीं पाता है मेरी सोसाइटी में रोल क्या है, क्या मुझे आगे जाके बनना है,
क्या मुझे आगे जाके पढ़ाई में ज़्यादा जानना है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा जानना है, एंटरटेनमेंट में ज़्यादा जानना है, कहाँ पे जाना है मुझे, किस फील्ड में मुझे जाना है, वो ये समझ नहीं पाता है कि मेरा रोल मॉडल कौन है, वो इस बात को समझ नहीं पाता है अगर वो एडोलसेंट स्टेज में फेल हो जाता है तो। चलिए अब हम समझेंगे कुछ जो है एजेंट के बारे में, सोशलाइजेशन के एजेंट्स के बारे में समझेंगे अब हम सोशलाइजिंग एजेंट्स के बारे में समझेंगे। अब तक हमने जो है सोशलाइजेशन होता क्या है उसके बारे में समझा। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, वो सोशलाइजेशन की डेफिनेशन से आते हैं, ठीक है ना, और आपके जो है इस टॉपिक से आते हैं, यानी कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होते हैं। जो लाइफ स्टेजेस हमने आपको बताई थी एरिक एरिक्सन की, उससे क्वेश्चन कम ही आते हैं। जो प्रीवियस ईयर में अगर आप उठा के देखोगे तो आप देखो कि उसमें से लाइफ स्टेजेस के क्वेश्चन कम आते हैं। जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो एजेंट से आते हैं। तो 4 तरीके के एजेंट होते हैं हमारे सोशलाइजेशन के। ये एजेंट होते क्या हैं? एजेंट मतलब जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगे, यानी कि उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएँगे। यानी कि हम जो है नॉर्म्स और कल्चर को सीखते हैं सोशलाइजेशन में, सोसाइटी के नॉर्म्स और कल्चर को, तो वो कैसे सीखेंगे? ऐसा तो है नहीं कि किसी पत्थर पे लिखे हुए हैं सोसाइटी के नॉर्म्स एंड कल्चर, या फिर किसी जो है पेन ड्राइव में आपको दे दिए जाएँगे, भैया पेन ड्राइव कंप्यूटर में डालो और देख लेना क्या-क्या नॉर्म्स और कल्चर होते हैं। कैसे अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे ईटिंग हैबिट्स होती हैं अच्छी गुड ईटिंग हैबिट्स, या फिर कैसे जो है ड्रेसअप हैबिट्स होती हैं। ये सब कुछ जो है किसी पत्थर पे नहीं लिखे हुए हैं, किसी पेन ड्राइव में आपको नहीं दिए जाएँगे। ये सब आपको खुद ही सीखने पड़ेंगे अपने जो है इंटरेक्शन के दौरान। आप अपनी फैमिली से इंटरैक्ट करके सीख सकते हो, स्कूल में जो है टीचर से इंटरैक्ट करके, पीयर ग्रुप से, या फिर जो है टीवी पे, सोशल मीडिया पे सीख सकते हो मास मीडिया के दौरान। जो फैमिली का हमारा एजेंट होता है सोशलाइजेशन का, ये सबसे प्राइमरी एजेंट होता है, मोस्ट प्राइमरी एजेंट होता है ये। क्योंकि जब बच्चा जो है स्कूल नहीं जाता है, घर में ही होता है पूरे दिन, जब बच्चा जो है अपने पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, तो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि उसको अच्छे स्किल्स दें, उसको बताएँ क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है। उसको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के दौरान समझाया जाए कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ठीक है ना? तो ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो होती है अर्ली स्टेज पे, वो फैमिली करती है, और इसलिए इनको प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन भी बोला गया है। और ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है? इनफॉर्मल वे में, ठीक है? मतलब इनफॉर्मल वे में इसको सोसाइटी के नॉर्म्स सिखाए जाते हैं। कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता, फिक्स करिकुलम नहीं होता। यानी ऐसा तो है नहीं कि भई कोई जो है करिकुलम है, फिक्स पैरेंटल करिकुलम है कि बच्चा जब 2 महीने का होगा तो उसको जो है घुटने पे चलना आ जाना चाहिए। बच्चा जब 18 महीने का होगा तो 18 महीने तक उसको जो है जो उसको चलना आ जाना चाहिए, या फिर जो है बच्चा 3 साल का होता है तो उसको बोलना आ जाना चाहिए अच्छे से। मैं जो बच्चे को जब 3 साल का मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको लैंग्वेज अच्छे से प्रोफिशिएंट कर दूँगा। ऐसा कोई भी करिकुलम नहीं होता है, ये इन्फॉर्मल होता है। ये पेरेंट टू पेरेंट वेरी करता है, पेरेंट अपने हिसाब से उसको जो लगे कि मेरे बच्चे को इस एज तक ये चीज़ें आ जानी चाहिए, इतने महीने में इतनी चीज़ें आ जानी चाहिए, उस हिसाब से वो उसको सिखाता है, ठीक है? जो पेरेंट्स को लगता है कि ये वाली वैल्यूज़ अच्छी हैं, ये वाली वैल्यूज़ बुरी हैं, तो उस हिसाब से वो वैल्यूज़ देता है अपने बच्चे को, अपने चाइल्ड को। ये कोई भी फिक्स नहीं होता है, कोई भी जो है फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन नहीं होता है। पर उस 3 साल की उम्र के बाद जब वो पहली बार स्कूल जाता है, ठीक है ना? जब वो उसका जो है पहली बार प्री स्कूल चालू होता है, जो हमारी प्री नर्सरी होती है, नर्सरी होती है, प्रेप होती है, इस सबको प्री स्कूल बोला जाता है। क्योंकि इस एज में जो हमारी 3 से 6 साल की उम्र होती है, इसमें कुछ पढ़ाई-लिखाई ज़्यादा करवाई नहीं जाती है। बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है, बच्चे को जो है आगे आने वाली चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उसको बेसिक सिखाया जाता है हर चीज़ का। एबीसीडी सिखा दी, काउंटिंग सिखा दी, या फिर जो है ईटिंग हैबिट सिखा दी, थोड़ा बहुत खेल-कूदना सिखा दिया, बाकी बच्चों के साथ घुलना-मिलना सिखा दिया, कम्युनिकेशन सिखा दी, ये सब कुछ सिखाया जाता है, ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं जाता है। तो जब स्कूल में जाता है पहली बार बच्चा, तो उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ठीक है ना? जो 3 से हमारी 6 की एज होती है, पहली बार जब जाते हैं ना, हमने पहले डिस्कस किया था 3 से 6 की एज में। तो इसमें जो है स्कूल में उसको टीचर सिखा सकते हैं, या फिर प्रिंसिपल उसको कोई लेक्चर दे रहे हैं, असेंबली में लेक्चर हो रही हैं, प्रेयर्स हो रही हैं, उस ज़रिए से वो जो है हमारी जो सोसाइटी के नॉर्म्स को समझता है कि जो है सोसाइटी में
के नॉर्म्स क्या होते हैं कि हमारी सोसाइटी में नेशन को जो रिस्पेक्ट दी जाती है, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दी जाती है, जो ये सोसाइटी में जो सबसे अच्छे से बात करना होता है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं होता, अपनी से एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी होती है और इसका एक फिक्स करिकुलम होता है। फिक्स उनकी जो है हैबिट्स होती हैं, जो टीचर फिक्स पता होता है टीचर को कि पहले मुझे जो एबीसीडी पढ़ानी है, उसके बाद मुझे जो है लेटेस्ट उनको बच्चों को लिखना सिखाना होगा, फिर जो है अच्छे से लिखना सिखाना होगा, उसके बाद रीडिंग सिखानी है, रीडिंग के बाद बच्चे से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करवाने हैं, जो भी होता है सब कुछ एक फिक्स करिकुलम होता है, फिक्स प्लान वे होता है, यानी कि फॉर्मल वे होता है। फॉर्मल वे ऑफ टीचिंग होती है, जो सोशलाइजेशन की फॉर्मल वे ऑफ टीचिंग होती है हमारे स्कूल्स के अंदर, जिसमें मेजर जो रोल प्ले करते हैं वो हमारे टीचर करते हैं, बाकी हमारे पीयर ग्रुप और हमारे जो है बाकी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल्स या फिर जो हमारे फिक्स रूटीन होता है स्कूल्स में कि पहले सबसे पहले असेंबली होगी, उसके बाद बीच में जो आपकी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी जाएगी, फिर रिसेस होगी, रिसेस में सबको खाना खाना है, रिसेस से पहले किसी को खाना नहीं खाना है। जितना भी डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन से भी बच्चे सोसाइटी के नॉर्म्स को समझते हैं कि भाई जो है सबके साथ का खाना खाना होता है, पहले खाना नहीं खाना। जब टीचर कुछ बात कर रहा है तो बीच में टोकना नहीं है टीचर को, टॉयलेट जानी है तो टॉयलेट जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो फिर टीचर की बेसिकली रिस्पेक्ट करनी होती है। फिर उसके बाद थर्ड हमारे एजेंट आता है पीयर ग्रुप का। जो पीयर ग्रुप और जो हमारे मास मीडिया के हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चाइल्ड को और नेगेटिवली भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दोनों वे में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चाइल्ड को। जो पीयर होता है, पीयर ग्रुप में हमारा जो जब पहली बार अर्ली चाइल्डहुड में जब पहली बार स्कूल जाता है बच्चा, तो पीयर ग्रुप उसके लिए होते हैं सेम एज के और सेम स्टेटस के स्टूडेंट। एग्जाम में अक्सर आपसे ये अलग-अलग तरीके से पूछा जाता है कि पीयर ग्रुप होता क्या है? आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए जाएँगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन-सा पीयर ग्रुप है? या फिर एक से ज़्यादा पीयर ग्रुप है या सारे के सारे ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं सब पीयर ग्रुप में आते हैं। तो पीयर ग्रुप में जब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा आ जाता है तो उसके लिए पीयर ग्रुप होता है सेम एज के और सेम स्टेटस के स्टूडेंट, यानी कि उसके साथ जो पढ़ रहे हैं, सहपाठी हैं, वो सब के सब उसके लिए पीयर ग्रुप हैं। पर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू कर देता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, एडोलसेंस की एज में जाता है, अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू करता है। वो जो है अपने आप को चीज़ों से एसोसिएट करना स्टार्ट कर देता है कि जो है अपनी आइडेंटिटी में एसोसिएट करना, यानी कि मैं जो है एथलीट हूँ, मैं खेल में अच्छा हूँ तो फिर मैं अपने आप को एथलीट के साथ आइडेंटिफ़ाई करूँगा। मैं जो अपने आप को पीयर ग्रुप मानूँगा, वो अपने एथलीट स्टूडेंट्स को मानूँगा। ये एथलीट स्टूडेंट्स हैं, ये खेल-कूद के जो स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे पीयर ग्रुप हैं। मुझे अपने आप को इनसे कंपेयर करना है। मुझे इनसे कम्पीट करना है, मुझे इनके जैसा बनना है, ठीक है ना? हम सब एक जैसे हैं, पर दूसरी तरफ जो स्टूडेंट होगा जो पढ़ाई में ज़्यादा है, स्टडीज़ में ज़्यादा है, तो वो स्टडी ग्रुप को मानेगा। जैसे कि कोई भी जो भी टॉपर्स होते हैं, वो अपने आप को उनको साथ अपनी अटैचमेंट उनके साथ मानेगा। वो मानेगा कि मेरी आइडेंटिटी इनके साथ है, मैं इनकी तरह हूँ, मैं इनके साथ कम्पीट करूँगा, मैं इनको फ़ॉलो करूँगा। जैसे ये ड्रेस अप कर रहे हैं, मैं वैसे ड्रेसअप करूँगा। कोई दूसरी तरफ जो है सोशल मीडिया में भी अपना पीयर ग्रुप ढूँढ सकता है कि भाई सोशल मीडिया में उसको दिख गया कि ये इस तरीके के लोग जो ऐसे सिंगिंग करते हैं, रैपिंग करते हैं, तो मैं जो अपने आप को मैं आगे जाके रैपर बनना चाहता हूँ, तो मैं रैपिंग कम्युनिटी के साथ अपने पीयर ग्रुप ढूँढूँगा कि भाई दो जितने भी ये रैपिंग कम्युनिटी है, जो इंटरनेट पे रैप करते हैं, सिंगिंग करते हैं, रॉक स्टार्स होते हैं, ये मेरे पीयर ग्रुप हैं। जो इनको फ़ॉलो कर रहे हैं, वो मेरे पीयर ग्रुप हैं। जब वो कॉन्सर्ट देखने जाता है सिंगिंग कॉन्सर्ट, तो उसमें लोगों से मिलता है, अपने एज के लोगों से मिलता है, स्टूडेंट से मिलता है, ठीक है ना? तो वो उनको पीयर ग्रुप मानता है कि ये मेरे पीयर ग्रुप है, मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इनके साथ कम्पीट करना है, मुझे इनके साथ डेवलप करना है अपने आप को। तो ये कह सकते हो कि स्टार्टिंग में जब पहली बार बच्चा जो स्कूल में जाता है, तो उसके पास चॉइस नहीं होती अपना पीयर ग्रुप चुनने के लिए। उसको जिन-जिन बच्चों के साथ बिठाया जाएगा, वही उसके पीयर बन जाएँगे। बस शर्त है कि वो सेम एज के हों, सेम स्टेटस के हों, ठीक है ना? सेम एज के और सेम स्टेटस के हों। ऐसा होता है ना कई बार कि जो बच्चा होता है वो जल्दी-जल्दी डेवलप कर जाता है, वो क्लासेस स्किप करके जो है छोटी उम्र में ही ब आगे बढ़ जाता है ना?
तो यानी कि अगर 6 साल का बच्चा है, वो जो है आगे जो है वो पर जो है 6 साल का बच्चा हमारे 11th क्लास में चला गया या फिर 10th क्लास में चला गया, इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, तो वो अपना पीयर ग्रुप उसी हिसाब से मानेगा कि 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे मेरे जो है पीयर ग्रुप में आ जाएँगे। उनका स्टेटस मेरी तरह है, ठीक है ना? भले ही उसने की एज कम हो, पर स्टेटस उनकी तरह है, उसका सेम स्टेटस है। ठीक है? तो और पर जब बच्चा जो है आगे एडोलेसेंस में जाता है, तो वो अपनी पीयर ग्रुप खुद चुनने लग जाता है, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से, अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से कि भई मैं अपने आप को सिंगर एज़ ए सिंगर देखता हूँ, अपने आप को एज़ ए इंटेलेक्चुअल देखता हूँ, अपने आप को एज़ ए एथलीट देखता हूँ, उस हिसाब से। फिर हमारी मास मीडिया आती है। मास मीडिया भी जो है बच्चों को अच्छी तरीके से गुड इन्फ्लुएंस भी डाल सकती है और बैड इन्फ्लुएंस भी डाल सकती है, दोनों तरीके की इन्फ्लुएंस डालती है। गुड इन्फ्लुएंस कि भई मास मीडिया में अच्छी-अच्छी न्यूज़ में अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं बच्चों को, जो अराउंड हमारे जो सराउंडिंग में क्या-क्या हो रहा है, क्या जो है इंटरनेशनली हो रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, तो मास मीडिया उसको इन्फॉर्म कर रहा है। पर मास मीडिया जो है हमारी सोशल मीडिया को भी मास मीडिया ही बोला जाता है, ठीक है? जो हमें समझाती है जैसे कि बच्चा किसी आइडल को, किसी जो रोल मॉडल को फ़ॉलो कर रहा है, तो वो देख रहा है कि वो रोल मॉडल बहुत ज़्यादा जो है फैशन पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है। जो उस रोल मॉडल का इन्फ्लुएंस है, स्ट्रेस है, वो फैशन पे है। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे स्ट्रेस करता है, तो बच्चा सोचता है वही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना ही इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई-लिखाई या फिर खेल-कूद इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ़ अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मास मीडिया बैडली इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। तो बैडली कैसे? वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे स्ट्रेस आउट करके, एक पर्टिकुलर चीज़ पर जोर देके, फ़ोकस करके बच्चे को कन्फ्यूज़ कर सकता है। उसमें बच्चा जो है सोचने लगेगा कि सिर्फ़ यही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है दुनिया में, ठीक है? तो मास मीडिया जो है गुड इन्फ्लुएंस भी डालता है और बैड इन्फ्लुएंस भी डालता है। ये किस तरीके का कम्युनिकेशन है मास मीडिया? ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल तो है ही, इनपर्सनल भी है हमारा। देखिए फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल लिखना गलत होगा क्योंकि हो सकता है बच्चा जो है कोई न्यूज़ चैनल देख रहा है या फिर कोई एजुकेशन का चैनल देख रहा है, तो उसमें हो सकता है उसको फॉर्मल एजुकेशन भी दी जा रही हो। पर ये इनपर्सनल है। ये इनपर्सनल क्यों है? क्योंकि इसमें जो है पर्सनली बात नहीं हो रही। मैं जिससे बात कर रहा हूँ, वो मेरा नाम नहीं जानता है, वो मुझे एड्रेस करके बात नहीं कर रहा है। वो सबको जितने भी पूरे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबको एड्रेस करके बात कर रहा है या फिर जो न्यूज़ चैनल वाला है वो पूरे इंडिया के लिए सभी एज ग्रुप के जो लोग हैं सबको एड्रेस करके बात कर रहे हैं, सबके लिए बात कर रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर आदमी से बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी पर्सनल टच नहीं है उसका, ठीक है ना? तो जो मास मीडिया होती है वो इम्पर्सनल होती है और वन वे कम्युनिकेशन होती है। ये गुड इन्फ्लुएंस भी डालती है और बैड इन्फ्लुएंस भी डालती है। तो ये हो गए हमारे 4 एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पीयर ग्रुप कौन-सा है आपका? स्कूल एज में किस टाइप की एजुकेशन देता है? फॉर्मल जो प्राइमरी ग्रुप है वो कौन-सा है? क्या वो स्कूल है, फैमिली है, पीयर है या मास मीडिया है? तो उसमें हमारा जो फैमिली होता है पीयर जो है प्राइमरी ग्रुप होता है, प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन वो हमारा फैमिली होता है। ये एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं, हमने एक-एक चीज़ आपको कवर कर दी है। हमारा एम यही रहता है कि आपके 30 में से 30 को मार्क्स आ जाएँ। कोई भी क्वेश्चन आप गलत करके ना आ जाएँ, कोई भी जो है आपका क्वेश्चन ऐसा ना आ जाए जो आपने सुना ना हो। इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। थैंक यू।